नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल गुरु कृपा होम्योपैथी में। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड वाली घंटी की आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। आज हम बात करेंगे अस्थमा और होम्योपैथी के बारे में। दम, लेमैन की लैंग्वेज में हम बोले तो अस्थमा यानी दम। तो शुरू करते हैं अस्थमा एंड होम्योपैथी। सबसे पहले हम समझते हैं ये अस्थमा होता क्या है। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमारा एयर पैसेज जो होता है, उस एयर पैसेज के अंदर आई हुई सूजन, इंटरनल सरफेस पे आई हुई सूजन, और उस सूजन की वजह से जो फिनोमिना क्रिएट होता है, जो ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, उसको हम अस्थमा कहते हैं। तो पहले समझते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। जो हम बाहर की एयर हमारे बॉडी में जब इनहेल करते हैं नाक, नोज के थ्रू, तो वो अपने नोज में से पीछे की साइड से गले में होके वो हमारे फेफड़े में एंटर करती है। तो उसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, स्मॉल कैपिलरीज और एल्वियोलाई, इतने सब पार्ट्स उसमें पार्ट लेते हैं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एयर पैसेज का, उस एयर पैसेज में कभी कभी सूजन आ जाती है, पर्टिकुलरली ब्रोंकाई वाले पार्ट में जो हमारे फेफड़ों में होती है। तो ब्रोंकाई में आई हुई सूजन वो आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में भी ऐसी फिनोमिना क्रिएट होता है, स्मॉल कैपिलरीज में भी ऐसा होता है, और उसकी वजह से हमारे अंदर जो एकदम उसका जो डायमीटर होता है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, और उसके साथ साथ में उसमें बहुत सारा म्यूकस जनरेट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है। और जब ये प्योर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एकदम गुड अमाउंट में जाता नहीं है, तब हमको ये ब्रेथलेसनेस महसूस होता है। तो ये जो फिनोमिना क्रिएट होता है उसको हम अस्थमा कहते हैं। अब जानते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अस्थमा। जेनेटिकल कॉज, अगर आपको यानी पेरेंट्स को अगर अस्थमा है तो उनके बच्चों में अस्थमा ट्रांसमिट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न वायरल इन्फेक्शन। अगर बचपन में आपको कोई वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही तगड़ा लगा हो, पर्टिकुलरली RSV का, तो आपको बड़े होके ये अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अस्थमा, किन किन टाइप्स के अस्थमा होते हैं। सबसे पहला एलर्जिक अस्थमा, यानी ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंट्री करके ये अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला डस्ट, पोलन्स। अगर आपके घर में पेट हो तो पेट की जो ऊपर की रुआंटी होती है उसकी वजह से भी ये अस्थमा ट्रिगर होता है। दूसरे नंबर का टाइप नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो उसमें कौन कौन से क्या चीज़ होती है? तो जैसे इरिटेंट्स होते हैं, वो इरिटेंट्स इस अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। कौन कौन से इरिटेंट्स? जैसे कि परफ्यूम हो सकता है, फ्लेम हो सकता है, वुडन बर्निंग से जो स्मोक पैदा हो वो हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा टाइप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। कभी कभी लोगों को 10-20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद में ये अस्थमा का अटैक आ जाता है। चौथा मेडिसिनल इंड्यूस्ड अस्थमा। कई प्रकार की मेडिसिन होती है, ड्रग्स होते हैं जो इस अस्थमा के अटैक को ट्रिगर करते हैं, पर्टिकुलरली एस्पिरिन। उसके साथ में ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा यानी बंदा जहाँ पे काम करता हो या उसका काम करने का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जिसकी वजह से अस्थमा ट्रिगर होता है। जैसे फार्मिंग, अगर आप टेक्सटाइल में जॉब करते हो तो
गैस की कंपनी में जॉब करते हो तो कभी कभी केमिकल्स जो होते हैं वो केमिकल्स भी ये अस्थमा ट्रिगर करते हैं। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा? अब हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा और एकदम कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम जो होता है वो होता है विजलिंग रेस्पिरेशन या व्हीजिंग रेस्पिरेशन। यानी अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो हम जब सांस लेते हैं उसमें सीटी बजने की आवाज़ आती है, तो ये उसका प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम है। उसके साथ में कॉफिंग जो पर्टिकुलरली नाइट में बढ़ जाती है, एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाती है। तीसरा साइन एंड सिम्टम हमारी चेस्ट में टाइटनिंग फील होना। ये चेस्ट जो होती है एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। चौथा साइन एंड सिम्टम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। उसके साथ में कभी कभी फटीग, वीकनेस हमको महसूस होती है, और कभी कभी नौशिया यानी उबका आना या वॉमिटिंग होना, ये भी अस्थमा का साइन एंड सिम्टम है। ये साइन एंड सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हो सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, एकदम पर्टिकुलर जैसे मैंने बोला वैसा नहीं होता। पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जैसे ऐसे अस्थमा हो तो उनको पर्टिकुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, और होम्योपैथिक अप्रोच जो पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो होम्योपैथी इज शॉर्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो इस एलर्जिक अस्थमा या किसी भी जिस प्रकार के मैंने टाइप्स ऑफ अस्थमा बताए सब में होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी साबित होती है, जो कि आपके पर्टिकुलरली पेशेंट के सब प्रकार के कॉजेस, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके उसकी पूरा इंट्रिंसिक नेचर समझते हैं, बॉडी का पूरा टेम्परामेंट समझते हैं, और उस हिसाब से आपको दवाई देते हैं, जिस हिसाब से ये अस्थमा जो होता है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाता है। क्योंकि पेशेंट जो होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक इस तकलीफ से सफ़र कर रहे होते हैं। ये एक्यूट और क्रॉनिक होता है, बहुत लंबे देर तक चलता है। तो अगर एक्यूट परेशानी है तो एलोपैथिक में जाके आप उसको सबसाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें से कंप्लीटली आपको बाहर निकलना हो तो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ अ बेटर चॉइस। कौन कौन सी दवाइयाँ होती है होम्योपैथी में? तो आर्सेनिकम एल्बम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, लैकेसिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन, एंटीमोनियम टार्टारिकम, स्पोंजिया टोस्टा, काली कार्बोनिक, ये बहुत सी कॉमन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो कि अस्थमा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन ये सब दवाइयाँ अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके लेते हो तो आपको ये कंप्लीटली इरेडिकेट कर देगी अस्थमा को। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।